हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं और जो सिलेबस का दिया हुआ टॉपिक है। तो एक जो है एसएसटी में जो सिलेबस है वो है वायु और वायुमंडल से संबंध में। तो यहाँ से आज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जितने क्वेश्चंस यहाँ से वायु और वायुमंडल से बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया गया है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है। यहाँ से क्वेश्चंस 101% आपको पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, मैं बार बार कहता हूँ नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स ही हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का जो टारगेट है वह है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स जो है हमें मोटिवेशन देता है, हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मैं ये भी बताता जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको बिल्कुल तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए वायुमंडल का अधिकांश भाग जो है किस गैस से बना होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि वायुमंडल में जो वायुमंडल की परिभाषा होती है, तो वायुमंडल का मतलब होता है कि गैसों का आवरण। वायुमंडल क्या होता है कि गैसों का आवरण से भरा हुआ होता है। तो इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो इसमें से किस भाग से बना होता है, सबसे ज़्यादा गैस किस जो है कौन सी जो है वायुमंडल में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन। आइए जो है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा गैस यही पाई जाती है, वो है 78.08%। बिल्कुल एग्जैक्ट मात्रा में याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट जो है पॉइंट में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो है ऑक्सीजन, जो कि परसेंटेज में है 20.95%। करीब करीब 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद जो गैस पाई जाती है वो है 0.93% है आर्गन गैस, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ये चारों गैसेस के जो है एक क्रम में लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण जो है वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के प्रवर्तन का आभास होता है हमें। दूसरा है, यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता, कठिन हो जाता है। तीसरा है, ऑक्सीजन के अभाव में हम जो है ईंधन नहीं जला सकते। देखिए इन सारे कथनों पे जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए तो सही है, ये आंसर है यहाँ पे। देखिए नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण जो पवनों की जो है शक्ति है, प्रकाश का परिवर्तन है या वायुदाब है, इसका हमें आभास होता है क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट भी पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन गैस ना होती तो आग पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन हो जाता, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है ये तीसरा पॉइंट है, ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। अगर ऑक्सीजन ना हो तो जो है आग नहीं जलाई जा सकती, ये हम सबको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे जो तीनों है क्वेश्चन वो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या है और वो हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर जो है गैस है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर गैस है जिसे हम जो है वायुमंडल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गैसों को मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें तो वायुमंडल जो है वो जो गैसों का आवरण है जो कि पृथ्वी अपने चारों तरफ घेरे हुए है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पे सी, ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सामान्य से जो है आपने पढ़ाई करी है तो सामान्य सी चीज़ें आपको पता होंगी। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, बाकी अभी तो ये सामान्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होती है। तो देखिए वायुमंडल में गैसेज होती हैं, तो वायुमंडल में गैस होने की वजह से जो है हमारा जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी है तो वो गर्म होती है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः जो है गर्म होता है किस कारण से। सूर्य से जो रोशनी पड़ती है, सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधा किरणें जो है पृथ्वी को मिलती हैं इसलिए गर्म होती हैं, या पृथ्वी से विकिरण द्वारा गर्म होती है, या पृथ्वी के कोर में जो लावा उपस्थित है उसकी वजह से होती है, या ज्वालामुखी की वजह से होती है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है,
पृथ्वी से जो विकिरण द्वारा जो है हमें प्राप्त होती है, उसी की वजह से जो है मतलब वायुमंडल गर्म होती है। ठीक है, तो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो मोस्टली जो है हमारे जो है पृथ्वी को जो है गर्म करती हैं, और ये जो गैसेस होती हैं, जिस जो आवरण होता है, जो गैसेस ये जो पृथ्वी को घेरे हुए थे, यही गैसेस जो हैं बहुत सारी जो है सूर्य से प्राप्त जो है ऊर्जा, मतलब सूर्य से प्राप्त विकिरण को जो है परावर्तित कर देती है, वापस जो है पुनः जो है अंतरिक्ष में भेज देती हैं। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है यहाँ पे जिम्मेदार है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और अच्छा इसमें कंफ्यूज करने वाला होता है। देखिए तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है, जो कि ये वो गैसेस होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को, अर्थ के, ऐसे समझ लीजिए अर्थ के तापमान को बढ़ाती है, ये टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। वो गैसेस कौन कौन सी होती हैं, इसका आंसर ढूंढ। तो नाइट्रोजन जो है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि 78.08% है, तो जो चीज़ ज़्यादा है वो तो नहीं हो सकता, इसके ग्रीन हाउस गैस के लिए इफेक्ट हो सकती है। ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। देखिए कार्बन कंटेंट जो है मतलब अगर बात करें तो वायुमंडल में कार्बन कंटेंट जो है वो है 0.03% है गैसेस, लेकिन आजकल जो है इतना दोहन हो रहा है, इतना कारखाने चल रहे हैं, इतना धुआं है, इतनी गाड़ियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ गई है। तो अब जो है रेशियो आता है कभी कभी 0.04% भी कई बार आता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है बदल गया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है और आर्गन है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने आप पहला क्वेश्चन कराया जिसमें आपको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बताया, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो है मीथेन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है मीथेन। ध्यान रखिएगा, इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो है जिम्मेदार है मीथेन। उसके बाद जो है अगर मीथेन ना होता तो यहाँ पे आंसर लगाते जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ना होता तो यहाँ पे आंसर आपको लगाना था जलवाष्प। अगर ये भी ऑप्शन ना हो तो आंसर आपको शायद दिया होगा CFC गैस। ठीक है, तो ये कुछ भी आपको मिल सकता है, तो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं, इससे कौन सी गैस जो है, परावैंगनी किरणों से जो है हमें कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल में जो गैसेस होती हैं वो हमारी जो है सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देती हैं, जिसमें से सूर्य से जो निकलने वाली परावैंगनी किरणें हैं उसका जो है अवशोषित करती है वो है ओजोन। यहाँ पे ऑप्शन सी है, सूर्य की परावैंगनी किरणों से जो है ये ओजोन लेयर, ओजोन गैस हमें बचाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमें इससे बचाती हैं। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही क्रम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपको यह आंसर नहीं पता है, इसका जवाब नहीं पता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो वायुमंडल में जो है विभिन्न परतें पाई जाती हैं, जिसका सही क्रम है, देखिए यहाँ पे 8वें का है आंसर है। पहले आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए है। तो पहली जो है सबसे निचली परत है जिसे कहते हैं हम क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद आता है ओजोन मंडल, फिर उसके बाद आता है आयन मंडल, और इसके बाहर चला जाता है बाह्य मंडल। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा, क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में भी टर्म याद रखना होगा, क्योंकि कई बार क्षोभ मंडल ना दे करके इंग्लिश में ही इंग्लिश टर्म को ही हिंदी में लिख देते हैं। तो क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस फियर PHERE, ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्राटोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर। ठीक है, उसके बाद ओजोन मंडल को बोलते, उसके बाद जो है यहां पे जो आती है एक और मंडल आता है जिसे कहते हैं मीजोस्फियर, जिसे कहते हैं मध्य मंडल। याद रखिएगा, समताप मंडल और ओजोन मंडल के बीच में एक मध्य मंडल होता है जिसे इंग्लिश में बोले तो मीजोस्फियर होता है। उसके बाद ओजोन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फियर, और ओजोन लेयर को, ओजोन मंडल को ओजोनोस्फियर कहेंगे, और आयन मंडल को यहाँ पे कहेंगे आयनोस्फियर, और इसके बाद आखिरी जो है बहिर्मंडल जिसे कहते हैं एक्सोस्फियर। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजों को याद करिएगा, एक क्रम में जैसा बताया वैसे लिख लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा 9वां क्वेश्चन है, पौधे अपने अस्तित्व के लिए नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सा है। तो देखिए पौधे अपने अस्तित्व के लिए जो है नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो यहां का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया की मदद से, जड़ों के माध्यम से पौधे जो है अपना नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। देखिए उसके साथ साथ, जड़ के साथ साथ ये जो है पौधे जो है मिट्टी से जो है नाइट्रोजन जो है प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा मिट्टी से। तो मिट्टी में जो है जो नाइट्रेट होता है, मिट्टी में जो है मिट्टी से ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मिट्टी से जो है नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रेट के रूप में मिलता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से कहूँगा इसे नोट कर लीजिए। तो मिट्टी से जो नाइट्रोजन प्राप्त होता है पौधों को, वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। एक पौधा है जिसका नाम है नेफेंथिस पौधा, जो कि कीड़े मकोड़ों को खाता है ना। बड़े छोटे मोटे जो जानवर कीट मकोड़े होते हैं, है ना, उनको खा जाता है, जैसे तितली हो गई या छोटे मेढक हो गए या छिपकली टाइप की हो गई, इस तरीके के जो है टिड्डा हो गया, पतिंगा हो गया, इस टाइप के जो पौधा होता है उसको कहते हैं, जो कीड़ों को खाता है उसे कहते हैं नेफेंथिस पौधा। आमतौर पे ये पौधा जो है कीड़ों को इसलिए खाता है, ये नाइट्रोजन अपने जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधा खाता है, तो इसलिए ये जानवरों को खाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। मैंने आपको पहली गैस बताई थी नाइट्रोजन, जो कि जो है 78.08% है। दूसरी जो है ऑक्सीजन है, उसके बाद दूसरी ऑक्सीजन जो कि 21% है, अगर एग्जैक्ट पॉइंट बताएं तो 20.95% है। उसके बाद आर्गन है, आर्गन गैस जो कि 0.93% है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो कि सॉरी माफ कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03% है, ठीक है। ये एग्जैक्ट जो है याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन किससे बिगड़ता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है, और ग्रीन हाउस गैस से जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसलिए वायुमंडल का जो है संतुलन बिगड़ने लगता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है पेड़ों का काटना। पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये भी एक जिम्मेदार है। लेकिन इन 4 प्रमुख कारणों में से हमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण ढूंढना है। तो मनुष्य और जानवरों की जो है सांस लेता है, देखिए जानवर जो है वो जब खाना चबाते हैं, पहले वो चारा खा लेते हैं और फिर वो खाना को जो है मुंह में भर करके चबाते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, गाय या भैंस होती है, उनके मुंह से झाग निकलता है ना, वो इसी के कारण होता है। तो वो जो खाना चबाते हैं उसके चबाने की वजह से उनके पेट से जो है बहुत सारी जो है मीथेन गैस बनती है। तो वो मीथेन गैस, जानवर जो है मीथेन गैस भी निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा मनुष्यों और जानवरों की सांस लेने से जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन नहीं बिगड़ता, ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। कोयला और तेल जैसे ईंधनों को जलाने से जो है CO2 का जो है मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में, जिसकी वजह से वायुमंडल में संतुलन बिगड़ने लगता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत जो है पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है, एक एक क्वेश्चन को उसी तरीके से करा रहा हूं जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है कहीं से भी ये ना हो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो देखिए सारे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वायुमंडल में मैंने आपको जो है परतों के नाम बताए थे कि जो है प्रमुख परतें हैं, तो परतों के नाम आपको याद रखना है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर जो है मीजोस्फीयर जिसे कहते हैं मध्य मंडल, फिर उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर आयन मंडल, फिर एक्सोस्फीयर जो है, ठीक है। ये सारे जो है एक्सोस्फीयर को वायुमंडल कहते हैं। तो देखिए सबसे जो पहली परत है जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाई जाती है। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो ये 10 से 15 या 18 किलोमीटर एग्जैक्ट अगर हम बात करें, जो किताबों में एनसीईआरटी की बुक में लिखा रहता है 10 से 18 किलोमीटर की जो है ये सतह जो होती है क्षोभ मंडल होती है। ध्यान रखिएगा इसकी खूबी होती है कि जितनी भी आंधी तूफान और बादल जैसी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। ध्यान रखिएगा वायुमंडलीय घटनाएं जो होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है वायुमंडलीय घटनाएं जो है कहां पे होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होती है, सबसे निचली परत में होती हैं। तो आंधी तूफान जैसी घटनाएं भी इसी मंडल में होती हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो है आता है समताप मंडल जिसे कहते हैं स्ट्राटोस्फियर, जो कि 18 से 50 किलोमीटर की जो है रेंज मानी जाती है इसकी, इस परत की। और ये जो होता है ये आमतौर पे जो है मौसमी घटनाएं, ध्यान रखिएगा मौसम संबंधी जो है घटनाएं यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे प्लेन उड़ाए जाते हैं। इसलिए आप देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्लेन उड़ाए जाने वाले जो हैं किस परत में जो है प्लेन सबसे ज़्यादा उड़ाए जाते हैं,
तो इसका आंसर है समताप मंडल, जिसे कहते हैं स्ट्राटोस्फियर। ठीक है, अगला है मीजोस्फियर, जो कि मीजोस्फियर जो है वो कि जो कि होता है 50 से 80 किलोमीटर की रेंज है, 80 किलोमीटर की रेंज है। यहां पे क्या होता है, इस ये नोट कर लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं, वो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो है यहां से जलना प्रारंभ हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं। तो मीजोस्फियर से जो है अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जलने लगते हैं। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला आता है आयनोस्फियर, जो कि 80 से जो है 640 किलोमीटर होता है, और इसकी खूबी होती है कि रेडियो तरंगों को ये परावर्तित कर देती है। वायुमंडल जो होते हैं ये सीधा अंतरिक्ष वाला हो जाता है। ठीक है, जिसको चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है, वायुमंडल जो है किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत जो कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये हमें किस जो है परत में पाई जाती है? यहां पे 13 का आंसर है समताप मंडल। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, समताप मंडल जो कि दूसरी नंबर की जो है परत है, जिसे इंग्लिश में बोले तो स्ट्राटोस्फियर होता है। और अगर रेंज बताएं तो 18 से 50 किलोमीटर की रेंज होता है, और इसी में जो है प्लेन उड़ाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लेन उड़ाए जाते हैं। अक्सर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जेट प्लेन होते हैं, जेट प्लेन, ध्यान रखिएगा, जेट प्लेन जो होते हैं ये जो है इतनी रफ्तार से, सुपरसोनिक रफ्तार से चलते हैं, जो कि चूंकि इसी में उड़ाए जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचता है, ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उल्का पिंड जो है वायुमंडल की किस परत में जलते हैं? तो देखिए, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ाया है कि उल्का पिंड जो है वो किस परत में, अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो किस परत में जलने लगते हैं? तो ये है मीजोस्फियर। ध्यान रखिएगा, मीजोस्फियर, जिसकी रेंज है 50 से 80 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 80 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की जो है कौन सी परत जो है रेडियो प्रसारण में सहायता पहुंचाती है या फिर जो है रेडियो तरंगों का परावर्तित कर देती है? ये भी है कौन सा? तो ये देखिए आयनोस्फियर है, जिसे कहते हैं थर्मोस्फियर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, या आयनोस्फियर कह लीजिए। ठीक है, तो थर्मोस्फियर हिंदी में है और आयनोस्फियर जो है इंग्लिश में टर्म बोला जाता है, और इसकी रेंज है 80 से 640 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एसएसटी के एग्जाम में तो 101% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए, एसएसटी में जो है पेपर में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या फिर जो है राज्य व्यवस्था से संबंध में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे, पॉलिटी से संबंध में, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 40 के बाद जो 15 क्वेश्चन बचते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन बचते हैं, वो पेडागॉजी से संबंध में होते हैं, वो क्वेश्चन आपको पेडागॉजी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस मैं आपको बिल्कुल टोटल कंप्लीट करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो देखिए, बाहरी परत जो है उसे क्या कहा जाता है? तो पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी परत है समताप मंडल, तीसरी परत है मेसोस्फियर जिसे कहेंगे मध्यमंडल, और चौथी परत है जो है ये की चौथी परत है थर्मोस्फियर, जिसे कहते हैं आयनोस्फियर, या फिर जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी में होता है। और जो बाहरी है वो है एक्सोस्फियर, बाह्य मंडल इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो ध्रुवों और विषुवत रेखा पर क्रमशः होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुवों पर कितनी होती है और विषुवत रेखा पर कितनी होती है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर ज्यादा होती है कि विषुवत रेखा में ज्यादा होती है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों में जो है की अपेक्षा विषुवत रेखा में ज्यादा होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस केवल आपको किलोमीटर याद रखना है और आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो 17वां का आंसर है वो है 8 और 18। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पे कम होती है, याद रखिएगा कम होती है, और विषुवत रेखा में इसकी मोटाई जो होती है या ऊंचाई जो है ये ज्यादा होती है। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 8 किलोमीटर इसकी रेंज है और यहाँ पे 18 किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है? तो मैंने आपको बताया था कि मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में। देखिए, और मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश टर्म में भी यूज किया जाता है इसको। तो क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर।
ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती, बादल होते हैं, वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, ये सब इसी मंडल में होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, तो यहाँ पे है स्ट्राटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। आंसर है ऑप्शन ए। ये जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए प्लेन उड़ाने के लिए आदर्श जो है ये दशाएं जो है उपलब्ध कराता है। इस बात को भी नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मूलाव मेघ जो है इसका निर्माण होता है। तो देखिए मैंने अभी आपको कहा कि बादल जो है वो क्षोभ मंडल में होता है जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर, लेकिन मूलाग जो लेब होती है, मूलाभ मेघ होती है, ये पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में, जहां पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पे मौजूद है। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, एक एक जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो सब कुछ यहां पे है। इस टॉपिक को कवर कर लिया तो समझ लीजिए किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप गलत कर ही नहीं पाएंगे, सारा क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के बाह्य मंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का मतलब है एग्जोस्फीयर, एग्जोस्फीयर में बोल रहा है। ठीक है, तो एग्जोस्फीयर में जो है, जो कि वायुमंडल है, और इसमें सबसे ज्यादा देखिए नाइट्रोजन जो कि सबसे पृथ्वी के आंतरिक मंडलों में पाई जाती है 78.08% है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी पृथ्वी के जो है मात्रा में है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी से 16 किलोमीटर तक रेंज में उपलब्ध होती है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी में जो है कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाई जाती है, तो हमें बताना है कि 16 किलोमीटर की रेंज तक, जो कि एनसीईआरटी का दिया हुआ जो है डेटा है, तो 16 किलोमीटर, 16 से 18 मान लीजिए, तो यहां तक आपको केवल जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, मतलब क्षोभ मंडल में ही केवल ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपर रेंज में ज्यादा नहीं पाई जाती है। ठीक है, 18, 19, 16 इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन होगी, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। ठीक है, तो यहां पे जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है वो है हाइड्रोजन, और हीलियम जो है सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है। और हाइड्रोजन और हीलियम ही है जो कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैसेज हैं अंतरिक्ष में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस रूप में जैसा दिया हुआ है बस वैसा याद करना है, कुछ भी अलग से जो है दिमाग नहीं लगाना है कि मतलब कि ये कंफ्यूज कर रहा है वो मैं सारे बातें आपको बताता जा रहा हूं, तो आप अपनी जगह एक पॉइंट पे लिखते जाइए, एक पेज पे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, नोट्स बहुत काम आएंगे आपको आने वाले जो है समय में। देखिए 21वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरोरा जो है ऑस्ट्रोलिसिस की घटना जो है किस मंडल में होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो कि आपको अरोरा जो है ऑस्ट्रोलिसिस जो है समझ में ना आए, इसलिए मैंने इसकी पिक दे रखी है कि ये किस तरीके से दिखता है। तो देखिए ये कुछ कलरफुल जो है बादल में इस तरीके से दिखता है, तो ये कुछ कलरफुल जो है बादल में दिखने वाली चीज होती है, तो ये इसी को कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रोलिस जो बोलते हैं। अगर हम इसको हिंदी में डिफाइन करें तो इसको बोलते हैं ध्रुवीय ज्योति, तो ध्रुवीय ज्योति इसे कहते हैं। तो ये कहां पाई जाती है, तो देखिए इसका सही आंसर है, ये है समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में, जिसे कहेंगे हम स्ट्राटोस्फीयर। अब एक इंपॉर्टेंट है कि अगर समताप मंडल, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुवीय ज्योति कहां पाई जाती है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में इसे जो है ये पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। तो ये गोल गुलाब है, और ये मतलब एक पृथ्वी का जो है ये है ग्लोब है, और ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी, तो यहां पे पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आमतौर पे ये घटनाएं जो हैं आपको अंटार्कटिका में मिलती है, दक्षिणी गोलार्ध में कहां पे मिलती है, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में मिलती है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, मैं फिर से कहूंगा इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ऑरोरा नाम की जो घटना होती है ये किस मंडल में होती है, तो ये समताप मंडल में होती है, अंटार्कटिका में होती है, दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध में इसे जो है ये पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो ध्रुवीय ज्योति इसे कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये पिक्चर दिखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए पृथ्वी सूर्य से जो निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी के तापमान को गर्म करती हैं,
तो एक क्वेश्चन सामान्य सा बैठता है कि सूर्य का कितना प्रतिशत भाग जो है धरातल से परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। अब मान लीजिए कि ये एक एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे कुछ गैसेस पड़ी हुई हैं, देखिए यहाँ पे सब गैस है, धूल कण है, ये सब चीज़ें हैं, बादल बने हुए हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पे निकलता है तो कुछ चीज़ें तो अंतरिक्ष में पाई जाने वाली गैसेस से परावर्तित हो जाती हैं, कुछ जो है वो धूल और इनसे जो है परावर्तित हो जाती, फिर इधर ट्रांसफर हो जाती, कुछ जो है बादल से जो है परावर्तित हो जाती है, कुछ जो है किरणें धरातल से परावर्तित हो जाती हैं, इस तरीके से होती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धरातल, जमीन में पड़ने वाली धूप की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, उसके बाद जमीन में पड़ने के बाद जब धूप पड़ती है, मतलब सूर्य की किरण पड़ती है, उसके बाद परावर्तन हो जाती है जो किरणें, उसका कितने प्रतिशत जो है भाग अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 2%। ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो है, इसीलिए गैसेस का होना बहुत ज़रूरी है, ओजोन लेयर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है ये हमारी परावैंगनी किरणों को जो है परावर्तित करती है, वापस करती थी, और ये हमें जो है उससे बचाती हैं। अगर जो है सूर्य का जो है तापमान, जो है सूर्य की जो किरण है वो पृथ्वी के धरातल को टच कर जाती है, जिसकी वजह से जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनने लगती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो है हम प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मीथेन हो गया, तो हमारा तापमान इसीलिए बढ़ता है क्योंकि हमारा जो परावर्तन है वो 2% ही है। सारा का सारा अवशोषित कर लीजिए और यहाँ पे अवशोषित कर लेती है, 2% यहाँ से जा रहा है, और ये वायुमंडल है, यहाँ पे सब गैसेस है। अब गैसेस की वजह से यहाँ पे CO2 की मात्रा, मीथेन की मात्रा बढ़ी हुई है, तो ये एक तरीके से फिर से पुनः जो है इसके कुछ जो है भाग को परावर्तित करके फिर से पृथ्वी पर भेज देती, इसी की वजह से हमें गर्मी जो है ज़्यादा लगती है। ठीक है, अगर ये 2% जो है पूरी वापस चली जाए तो गर्मी बिल्कुल नाम मात्र हो। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर 2% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जो है बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि 2% जो है पृथ्वी के जो है धरातल से जो है वापस लौटता है। अब पूछ रहा है कि बादल से जो है परावर्तित कितनी जो है, तो सूर्य का ताप, सूर्य की जो किरण है और ये बादल है, यहाँ पे पड़ने के बाद ये परावर्तित हो गया, तो ये कितना % है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 32% है। ध्यान रखिएगा, 32% जो है बादलों की सतह से ये परावर्तित हो जाता है। ठीक है, आंसर है यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल जो है सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है भाग ग्रहण करता है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से हो गया, तो वायुमंडल का जो कितना % जो है, वायुमंडल जो है सौर ऊर्जा का कितना % भाग जो है ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ पे ही ये है 51%। तो 51% जो है ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आयन मंडल जो है जिसकी रेंज है 80 से 640 किलोमीटर की रेंज है, और इसका काम होता है, ये है रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। तो इस आयन मंडल में 3 जो है लघु तरंगे पाई, इसमें 3 और वह परतें होती हैं। इन 3 परत को कहते हैं डी परत, डी लेयर, या फिर दूसरी है ई लेयर और एफ लेयर। तो तीनों लेयर का नाम याद रखिएगा। तो जो सबसे नजदीक है वो है डी लेयर, उसके बाद ई लेयर और सबसे ऊपर है एफ लेयर। तो सबसे ज्यादा परावर्तित होती है वो है डी लेयर। 25वें का आंसर है यहाँ पे, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, एफ परत से जो है आयन मंडल की जो है एफ परत से जो है ये परावर्तित होकर के धरती पर पुनः आ जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखिएगा, सी है यहाँ पे सही, एफ परत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंटूर रेखा कहते हैं। कंटूर रेखा क्या होता है, इसको किस रूप में डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो 26वें का आंसर है, देखिए, मानचित्र पे बनाई गई काल्पनिक रेखाओं को जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, तो इसी को कहते हैं कंटूर रेखा। ध्यान रखिएगा, कंटूर रेखा को जो है हम समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान की लंबी अवधि में औसतन जो है मौसम स्थिति को क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी स्थान की लंबी अवधि में औसत जो है मौसम स्थिति को क्या कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जो है जलवायु मंडल कहते हैं। ये जलवायु मंडल इसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है।
वायु की गर्माहट और ठंडक की डिग्री को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, ये है तापमान कहा जाता है ना। तभी तो कहते हैं ना अभी तापमान बढ़ गया है, तापमान कम हो गया है ना। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो गर्माहट को फील कराएगा और तापमान घटेगा तो ठंडक को फील कराएगा, तो डिग्री को इसको कहा जाता है तापमान। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर तापमान के विकिरण को क्या प्रभावित करता है? तो तापमान के विकिरण को जो है क्या प्रभावित करता है? तो देखिए यहां पे जो सही आंसर है, यहां 4 ऑप्शंस हैं, तो यहां पे आंसर है आर्द्रता। ह्यूमिडिटी जो है ये तापमान के विकिरण को प्रभावित करता है। मतलब अगर हम यहां पे ये ना हो तो यहां पे हो सकता है दिया हो बादल, यहां बादल ना दिया हो तो हो सकता है यहां पे लिखा हो गैस, गैसेस। अब गैस कौन सी है? वो है CH4 जिसे कहते हैं मीथेन गैस, CO2 गैस है ना। जलवाष्प भी एक गैस है, ध्यान रखिएगा, जलवाष्प भी एक गैस है, CFC गैस। ये प्रमुख गैसेस जो हैं ये तापमान की विकिरण को प्रभावित करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो 4 ऑप्शन दिए गए ये आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी जो है ये बादल मतलब ह्यूमिडिटी जो है ये तापमान के विकिरण को प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की परतों में ऊपर जाने पर वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है, वायुमंडल की परतों में जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में कमी आती है। ध्यान रखिएगा, घटता है। अब ये क्यों घटता है इसका जाए देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु हमारी हल्की होती जाती है। ध्यान रखिएगा, वायु जो है हल्की होती जाती है, और वायु हल्की हो जाती है जिसकी वजह से वायुदाब में भी जो है कमी आने लगती है। वायु हल्की हो जाती है तो हवा में जो कण होते हैं, हवा में ध्यान रखिए, हवा में जो कण होते हैं उनमें भी कमी आने लगती है। हवा में कण होंगे वो कमी होती है, जिसकी वजह से वायु का भार भी कम हो जाता है। तो वायु का भार कम हो जाएगा तो वायुदाब में भी कमी आने लगती है। एक और चीज़ है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान में, टेम्परेचर, तापमान में भी कमी आती है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर में भी कमी आती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च दाब क्षेत्र से हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर जो है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है वायु की गति को क्या कहा जाता है? तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की ओर जो चलती है वायु की गति, उसको कहते हैं हवा। ध्यान रखिएगा, हवा। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आंसर है ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसको कहते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ध्यान रखिएगा, वायु में जल वाष्प की मात्रा को जो है आर्द्रता कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। ठीक है। जैसे आप लोग अक्सर देखा होगा गर्मियों में जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये उसी ह्यूमिडिटी की बात होती है। तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाने से आर्द्रता जो है बढ़ जाती है, आर्द्रता ही उसे कहा जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे बी। 33वां क्वेश्चन है, जब हवा को पहाड़ जैसी बाधा के ऊपर उठने, जैसे कि मान लीजिए ये एक पहाड़ है, अब हवा तो ये सतह से चल रही है, तो हवा से जब ये हवा जो है किसी पहाड़ से टकराती है तो पहाड़ से टकराने के बाद वापस तो आएगी नहीं, तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे चढ़ने लगती है, और चढ़ने के बाद ये उतरती है, तो ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये किस प्रकार की वर्षा जो है उत्पन्न करती है? तो देखिए, जब हवा में जो होती है नमी, और हवा में चूंकि नमी होगी तो जब नमी होगी तो ऊपर जैसे चढ़ेगी तो ऊपर चढ़ते चढ़ते हवा होने लगती है शुष्क, और शुष्क होती है तो अक्सर जो है आप देखेंगे ऊपर जो है पहाड़ों में अक्सर खूब बारिश होती है। आपने देखा होगा पहाड़ों में खूब बारिश होती है। तो ये बारिश होने का क्या कारण है और ये कौन सी बारिश होती है? तो इसका जो सही आंसर है 33वें का, इसका सही आंसर है 33वें का है, ये है, इसे कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। ध्यान रखिएगा, पर्वतीय वर्षा जो होती है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत में लू जो है किस प्रकार की हवा है? देखिए, लू जो है अक्सर आपने जो है उत्तर, अगर आप जो है यूपी के हों, है ना, तो आपने ये अक्सर नाम सुना होगा कि यार लू बहुत चल रही है ना। तो ये क्या होता है, इसको किस रूप में जानते हैं? तो ये है स्थानीय पवन के, या मौसमी हवाएं हैं, या स्थानीय हवाएं हैं, या व्यापारिक हवाएं हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है स्थानीय हवाएं, इसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अच्छा, कुछ जो है उत्तरी भारत में जैसे यूपी में जो है लू अक्सर बोलते हैं इसे, और आपने अक्सर सुना होगा, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, काल वैशाखी। देखिए, ये काल वैशाखी नाम की जो इस वैशाखी, ठीक है, तो काल जो वैशाखी होती है ये स्थानीय हवाएं कहाँ चलती है? तो ये चलती है पूर्व में, पूर्वी हवाएं होती, पूर्वी साइड में चलती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी कार हवाएं हैं, इसे कहते हैं कॉफी शावर। ध्यान रखिएगा,
कॉफ़ी शावर के नाम से जाना जाता है। ये भी एक स्थानीय हवाएं हैं और ये कहाँ चलती है, तो ये कर्नाटक में चलती है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। तो अक्सर जो है कर्नाटक, तो अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉफ़ी के खेती के लिए सबसे जो है कारगर कौन सी होती है, तो कॉफ़ी शावर नाम से चलने वाली हवाएं जो होती हैं, ये एक ऐसा जो है मौसम वहाँ पर उत्पन्न कर देती हैं जो कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये आमतौर पे कर्नाटक में होती हैं। एक और जो है आपने सुना होगा मैंगो शावर, ये याद रखिएगा, मैंगो शावर, ठीक है। तो ये होती है, ये कहाँ चलती है, तो ये है केरल में। ध्यान रखिएगा, केरल में। तो ये हवाएं जो है मैंगो के, आम के उत्पादन में बड़ा जो है अच्छा होता है ना, आम के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती हैं, ठीक है। इस तरीके से वेदर जो है बन जाता है कि आमतौर पे जो है फल बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं और जो है पकते भी बहुत अच्छे हैं, स्वीटनेस बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे समझ गए होंगे। 35वां क्वेश्चन है, देखिए तापमान मापने की मानक इकाई क्या है, तो ये तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, सभी को पता होगा, सेल्सियस इसे कहते हैं। तापमान मापने की जो इकाई है वो है सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस जो है आयतन के हिसाब से केवल 0.03% है। मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो नाइट्रोजन है पहले नंबर पे, उसके बाद जो है ऑक्सीजन है, उसके बाद जो है आर्गन है, उसके बाद जो है CO2 है। तो यहाँ पे CO2 की जो मात्रा है 0.03% है या 0.04% है, कोई भी आंसर हो सकता है, जो भी आंसर हो उसे लॉक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म होने पर वायु का क्या होता है, तो गर्म होने पर वायु क्या होती है, अनुबंध और सिंक होती है, फैलती है और बढ़ती है, या फिर सघन हो जाती है, या वहीं के वहीं रहती है ऐसी। तो यहाँ पे 37 का जो आंसर है वो है, ध्यान रखिएगा, गर्म होने पर वायु फैलती है और बढ़ती भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब को जो है कौन सा यंत्र जो है मापता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी समय जो है हवा में मौजूद नमी को हम क्या कहते हैं। देखिए, हवा में मौजूद नमी जो होती है उसको कहा जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया था, तो हवा में मौजूद नमी को कहा जाता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ऑप्शन यहां पे सी बिल्कुल राइट होगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्राथमिक कारण क्या है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, गैसेस के बढ़ने से होती है। कौन सी गैसेस बढ़ने से होती है, मैंने आपको पहला आंसर बताया था मीथेन, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंपर पे जलवाष्प, चौथे नंबर पे CFC गैस, ये सभी इसके प्रमुख कारण होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के स्तर में बढ़ने से, तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी 78% है, अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है तो उससे कोई खास जो है दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे जो आंसर है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होने से जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो यहाँ पे मीथेन दिया होगा, मीथेन नहीं होगा तो जलवाष्प दिया होगा, जलवाष्प नहीं होगा तो CFC गैसेस दी होंगी, ठीक है। CFC गैसेस आमतौर पे फ्रिज और AC में यूज़ करने वाली गैसेस होती, अब तो ये गैस नहीं यूज़ की जाती, उसकी जगह आजकल CFC की जगह R32 यूज़ की जाती है गैस, जो कि इको फ्रेंडली भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तापमान कम होने पर तापमान पर क्या जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये तो सामान्य सा है कि ये ग्लोब है, और ग्लोब में जो ये जो है इसे कहते हैं विषुवत रेखा, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, इक्वेटर भी कह सकते हैं। तो हम इक्वेटर से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो मान लीजिए हम इक्वेटर का ही हिस्सा है भारत, तो भारत से जब हम जो है नॉर्वे की तरफ बढ़ें, देखिए ध्यान रखिएगा, नॉर्वे या कनाडा की तरफ बढ़ें, तो देखिए कनाडा की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो तापमान में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो तापमान बढ़ने लगता है, मतलब और गर्मी होती है या गर्मी कम होती है, तो यहाँ पे तापमान घटता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से, या कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा कह लीजिए या विषुवत रेखा कह लीजिए या इक्वेटर कह लीजिए, तीनों चीज़ें एक ही है। तो भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो तापमान है, हमारा नहीं वायुमंडलीय जो तापमान होता है या फिर कह लीजिए सूर्य ताप कम होने लगता है और ये घटता है। यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे बी, ठीक है। चक्रवातों के दौरान ज्वारीय लहरें किस कारण से उत्पन्न होती हैं, तो ज्वारीय लहरें जो है, लहर जो है किस कारण से उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पे आंसर है, ध्यान रखिएगा 42वें का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, ज्वारीय उछाल के जो है कारण जो है ज्वारीय लहरें उत्पन्न होती हैं।
और ये चक्रवात बनने का कारण क्या होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से उत्पन्न जो बल होता है उसी की वजह से ये चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड होते हैं, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं आता है। तो चंद्रमा के आकर्षण बल, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति जो है कि वायु की गति की दिशा क्या होती है? तो देखिए, वायु की गति जो है मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो यहां पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, उच्च दाब से निम्न दाब जो है इसकी गति होती है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी होगा, 43 का बी आंसर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 है, मौसम संबंधी घटनाओं के लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो मौसम संबंधी घटनाएं जो है कहाँ पे पाई जाती हैं? ये स्ट्राटोस्फियर में है। तो इसका सही आंसर है समताप मंडल, जो कि अगर हम हाइट की बात करें तो 18 से जो है 50 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। और मौसम संबंधी प्लेन उड़ाने संबंधी घटना यहीं पे होती हैं। ठीक है, और मौसम कहाँ जो है वायुमंडलीय मौसम संबंधी घटनाएं, एक मिनट माफ कीजिएगा, मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर नहीं होती है उसका आंसर है, ध्यान रखिएगा, यहां पे पूछ रहा है मौसम संबंधी घटनाओं के लिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी परत जिम्मेदार है? तो यह है क्षोभ मंडल। आंसर है यहां पे क्षोभ मंडल। सारी जो है आंधी, तूफान, बादल, वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, जिसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 0 से 18 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस परत में आंधी तूफान जैसी घटनाएं होती है? तो आंधी तूफान जैसी घटनाएं कहाँ होती हैं वो भी मैंने आपको बताया था, क्षोभ मंडल में आंधी तूफान जैसी घटनाएं होती हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे डी। मैंने अभी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, खैर रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन है, आइसो हाइट किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइसो हाइट को जो है किस रूप में डिफाइन किया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं फिर से कहूंगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहां पे जो सही आंसर है 46 का वो है ऑप्शन बी। वायु मानचित्र पे जो है समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक चीज समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कैसे समझाऊं, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि ये भारत का एक सेकेंड, ये भारत का जैसे एक नक्शा है। ठीक है, तो आइसो हाइट जो थी, मान लीजिए कि यहाँ पे इस जगह पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और ऊपर जो है 200 सेंटीमीटर यहाँ होती है, और ये पूर्वी क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो ये है 200 सेंटीमीटर वर्षा। तो ये 200 सेंटीमीटर, फिर इस रेखा को, फिर इस रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसी को कहा जाता है आइसो हाइट। तो ये पूरे ग्लोब पर जो है कहाँ कहाँ 200 सेंटीमीटर, कहाँ कहाँ जो है 10 सेंटीमीटर वर्षा होती, एक दूसरे को रेखाओं को इस तरीके से मिला करके जो है तैयार किया जाता है। तो यही मानचित्र पे समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है आइसो हाइट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइसो हेलाइन किसे कहते हैं? अब देखिए सेम चीज है, आइसो हेलाइन क्या है? तो आइसो हेलाइन है, ये जो है हेलाइन है, तो ये लवणता के लिए जानी जाती है। तो महासागर एवं सागरीय भागों में जो लवणता होती है इसको जो है समान स्थान पर मिलाने वाली जो है रेखा को कहा जाता है जो है लवणता। ठीक है, आइसो हेलाइन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्षा का कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखिए वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा कई प्रकार से होती है। तो संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, स्थानीय वर्षा कोई भी प्रकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे 48 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये सारे जो है क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर सीटेट के एग्जाम में आप SST आपका जो है सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस को तैयार करके चलना पड़ेगा। टॉपिक टू टॉपिक मैं कवर करा रहा हूँ कि एक टॉपिक कराने के बाद आपको कोई भी चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। टारगेट को बिल्कुल मत भूलिएगा, 10 लाइक्स है, मात्र 10 लाइक्स है। कम से कम सीरियस कैंडिडेट तो हम समझ सकते हैं कि कौन जो है पढ़ने वाले हैं, और धीरे से जो है नेक्स्ट जो है आपको फिर से मैं कोई वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, वो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।